नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपके सामने भारतीय संविधान अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था को के टॉपिकों पर चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का जो टॉपिक है वो CGPSC, व्यापम, SSC तथा केंद्रीय लेवल के जो भी एग्ज़ाम हो, राज्य लेवल के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं और वो सिलेबस में शामिल किए गए हैं। इसलिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी एग्ज़ाम आप दिलाते हैं, उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आप इस क्लास को पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप में समझ विकसित हो जाए और जो भी क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में हो उसमें आप पूरी तरह उस चीज़ को सफलतापूर्वक बना सकें। इसलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था। चलिए, तो आपके सामने शो हो रहा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले संविधान होता क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो संविधान है क्या? तो संविधान का अर्थ यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालना चाहे तो ये देखिए, ये जो है संविधान, इसको यदि हम संधि विच्छेद करें तो यह बनता है समधन विधान। किससे बनता है? समधन विधान। ठीक है, समधन विधान अर्थात सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। अर्थात ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो वह क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। मतलब ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो उसी को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। ठीक है, तो इसको यदि मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक परिभाषा में जमाऊं तो भारतीय संविधान की परिभाषा क्या होगी, तो उस पर हम बात करते हैं। मतलब नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह, नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए, वह संविधान कहलाता है। ठीक है, वह संविधान कहलाता है। मतलब पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना किस नियमों के तहत होगा, तो वह है संविधान के तहत होता है। जैसे ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो नियमावली है, वहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं, सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सचिव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वहाँ से लेकर राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी है, वहाँ तक के कार्यों का पूरा विवरण भारतीय संविधान में बताया गया है। यहाँ तक कि भारत के अंतर्गत जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो कार्य करती हैं, उसका भी पूरा विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है। अर्थात शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत के अंतर्गत जो नियमावली है वह भारतीय संविधान में दी गई है। तो मेरे ख्याल से आप संविधान को यह जान गए होंगे कि संविधान क्या है, उसके बारे में समझ विकसित हो गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप बराबर नोट्स बनाते चलिएगा तो यह चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को करिए, हम जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही टॉपिक, मतलब पहले पेज में बताया गया है कि भारत संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। तो याद रखेंगे, हमने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को सबसे पहले अपनाया है। अर्थात भारत में जो भी सर्वोच्च है उसमें सबसे शिखर में है भारतीय संविधान। अर्थात संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जितने भी पदाधिकारी जब अपना पद धारण करते हैं तो संविधान का शपथ लेते हैं, अन्यथा और किसी चीज का शपथ नहीं लेते हैं, सिर्फ भारतीय संविधान का ही, उसके अनुसार जो भी चीजें हैं, नियमावली है, उसी के अंतर्गत शपथ लेते हैं। ठीक है, और सारी प्रक्रियाएं जो है संविधान के अनुसार ही चलती हैं। तो आप पता है यह एक लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान ओरल ना होकर रिटन में है, अर्थात लिखित तौर पर है ना। भारतीय संविधान लिखित तौर पर है। क्यों लिखित तौर पर है? तो हम एक चीज मैं बताना चाहूंगा।
भारतीय संविधान को लिखित इसलिए किया गया, ऐसे तो दुनिया में जितने भी संविधान लागू है उसमें यदि हम इस्लामिक राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्र को छोड़ दें तो जो सेकुलर राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वहां पर प्रॉपर लिखित संविधान ही है। ठीक है, तो भारत भी एक प्रकार से सेकुलर कंट्री है, इसलिए भारतीय संविधान भी लिखित तौर पर शामिल किया गया है। भारत के साथ साथ बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान है। कुछ देशों को छोड़कर अगर हम बात करें, कुछ देशों को हम छोड़ दें तो सभी देशों में लगभग लिखित संविधान ही किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और प्रूफ होता है इस प्रकार। और चूंकि अभी का समय भी महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखित तौर पर जो संविधान है यही सबसे ज्यादा कारगर है। ठीक, हाँ, एक चीज इसमें है, विश्व का पहला लिखित संविधान की बात करें तो विश्व का पहला लिखित संविधान है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में विश्व का पहला लिखित संविधान लिखा गया। ठीक है, चलो इस पर और चर्चा करेंगे, ऐसे तो बहुत सारी जानकारी आपको क्लासेस में मिलती जाएगी। ठीक, जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। मतलब भारतीय संविधान जो है उसका रूप बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, जिसमें यहाँ के नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ सरकार के कर्तव्यों का भी उल्लेख है कि केंद्र सरकार कैसे कार्य करेगी, राज्य सरकार कैसे कार्य करेगी और केंद्र शासित प्रदेश कैसे कार्य करेगी, इनके बीच आपसी संबंध कैसे होंगे, व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, कार्यपालिका से संबंधित संबंध कैसे होंगे, ये सभी प्रक्रियाओं का वर्णन भारतीय संविधान में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तौर पर किया गया है। तो मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के बारे में ये चीजें पता चल गई होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान एकाएक अचानक प्रकट नहीं हुआ है, इसको बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया चली है, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में संविधान मतलब नियम, तो नियम की शुरुआत आपको पता होगा। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो मगध काल की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य के अंतर्गत चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें प्रशासनिक नियमावली थी, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख था, राजा के कर्तव्यों का उल्लेख था, जो अच्छे नागरिक है वो क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे, नागरिक क्या करेंगे, कौन से पदाधिकारी क्या काम करेंगे, कितनी सीमा तक काम करेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अशोक के शासनकाल की बात करें तो वहां पर भी एक अशोककालीन आचार संहिता लागू हुई थी, जो अशोक का धम्म कहलाती है, जो पूरी तरह नैतिकता और मौलिक मानवता से रिलेटेड था। तो वही अशोक के धम्म में भी बहुत सारी नियमावली दी गई थी। और आपको पता होगा कि अशोककालीन जितने भी अभिलेख हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर जो 14 अभिलेख हैं, उन 14 अभिलेखों के तहत अशोक ने नियम प्रस्तुत किया है कि उसकी जनता क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कौन से कार्य करेगी तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा और क्या क्या कार्य करने हैं। तो अशोक के धम्म में भी वो नियमावली थी। तो वही चाणक्य के राजव्यवस्था अर्थात चाणक्य के अर्थशास्त्र के बाद अशोक के आचार संहिता जो धम्म कहलाई वो आया। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद मौर्यों का पतन हुआ, सातवाहन काल मतलब शुंगकालीन काल आया, फिर सातवाहनों का काल आया। तो उस समय स्मृतियों की भी काफी चर्चा है। उन्हीं स्मृतियों में 2 स्मृति बहुत ज्यादा फेमस होती है, एक है नारद स्मृति और दूसरा है मनु स्मृति। मनु स्मृति का तो नाम आप सुने ही होंगे। मनु स्मृति में बताया गया है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उसके बीच जो संबंध कैसे होंगे, अर्थात एक पिता का संबंध अपने पुत्र के प्रति कैसा होगा, पुत्र का संबंध अपने पिता के प्रति कैसा होगा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कैसे संबंध रखेंगे। वहां पर जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है उस वर्ण व्यवस्था में जितनी भी वर्ण हैं उसके नियम बताए गए हैं कि वो क्या कार्य करेंगे, नागरिकों के नियम बताए गए हैं तथा राजा जो है किस विषय
पर कार्य करेगा। ये सारी नियमावली उन स्मृतियों में बहुत विस्तृत से चर्चा की गई है, जो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, सोशल मीडिया में तो चलते रहता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। उन विदेशी आक्रमणों में यदि हम बात करें तो जब इस्लामिक शक्ति का जब हमारे भारत में उदय हुआ तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण किया, और उसके बाद बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारे विदेशी आक्रांता हैं, उनके द्वारा लगातार आक्रमण किया गया, परंतु वो लोग पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर भारत में शासन नहीं किए। परंतु दिल्ली सल्तनत की अगर हम शुरुआत देखें तो मोहम्मद गोरी के समय जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया गया था तो उसके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई थी। अर्थात इस्लामिक शक्ति की स्थापना करने वाला कोई शख्स था तो वो था मोहम्मद गोरी, और उसके गुलामों ने दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत की, और वहां से इस्लामिक नियम कानून जो है वह आते गए। तो यह भी एक प्रकार से उस समय का संविधान था जो इस्लामिक रीति रिवाजों से वहां की नियमावली चलती थी, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता